एक स्प्लिट एसी को ऑन किया, ऑन करते ही एमसीबी ट्रिप हो गया। उसके बाद इंडोर के पीसीबी को चेक किया, पीसीबी भी सही था। आउटडोर डायरेक्ट चलाया, आउटडोर भी चल गया, फिर भी ट्रिप नहीं हुआ। तो उसके बाद अब फॉल्ट कहाँ, फिर उसके बाद नया वायर चेंज किया, जो कम्युनिकेशन वायर होता है उसको हमने चेंज किया, उसके बाद ट्रिप होने लगा। अब इसमें चेक करेंगे कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे है, एक एक करके जानेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। आखिर वायर भी चेंज किया, फिर उसके बाद भी ट्रिप क्यों हो रहा है, जबकि आउटडोर को डायरेक्ट चलाया तो आउटडोर चल रहा है डायरेक्टली, बिना इंडोर के। आउटडोर डायरेक्ट चल रहा है, इंडोर को भी चेक किया, इंडोर भी चल रहा है, पीसीबी भी सही है, तो फिर फॉल्ट क्यों हुआ, ऐसा ट्रिप क्यों हो रहा है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो अब पहले हम टेस्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जो रूल्स होगा है, जो नियम होता है चेक करने का, उसे हम कैसे चेक करेंगे। इंडोर को सबसे पहले हमें इंडोर आउटडोर को चलाएंगे, एमसीबी ट्रिप हो गया, ठीक। अब इंडोर के पीसीबी से जो आउटपुट निकल रहा है उसे हम क्या करेंगे, जो आउटपुट निकल रहा है, एक पीसीबी के इंडोर में जो होता है, इंडोर में जो वायर जाता है, एक न्यूट्रल एक लाइन जाता है, उसके बाद इंडोर ऑन हो जाता है। अब इंडोर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद पीसीबी अपना वर्क करता है, फिर 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकालता है। किसके लिए? कंप्रेसर के लिए, यानी कि आउटडोर सिस्टम के लिए, आउटडोर को चलाने के लिए। तो किसी किसी पीसीबी में सिर्फ 2 वायर निकलते हैं और किसी किसी पीसीबी से 4 वायर निकलते हैं, 3 वायर निकलते हैं, जो कि एक फैन मोटर के लिए अलग होता है, कंप्रेसर के लिए अलग होता है कमांड लाइन, और एक जो होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग होता है। लेकिन कुछ एसी में ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही वायर निकलते हैं। तो प्रोसेस सेम होता है, तरीका सेम होता है काम करने का भी और चेक करने का भी। तो अगर न्यूट्रल सप्लाई 2 वायर निकल रहे हैं, पहले हम 2 वायर समझ लेते हैं। 2 वायर अगर निकल रहे हैं तो उस 2 वायर को आपको निकाल देना है। एक सी लिखा होता है, या तो सी नहीं लिखा होता है, वैसे ही एन यल करके लिखा होता है न्यूट्रल लाइन। तो उन 2 वायर को, जो आउटपुट निकल रहा है, इनपुट तो इंडोर को चलाने के लिए है, पीसीबी को ऑन करने के लिए, लेकिन आउटपुट जो निकल रहा है ना, उन 2 वायर को निकाल देंगे बाहर चेक करने के लिए। उसके बाद एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन हो जाता है, 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं। अगर ऑन हो जाता है, ब्लोअर चल देता है। आउटपुट सप्लाई आपको कैलमीटर से चेक करना है, जो 2 वायर हमने निकाला है वहाँ पर 220 का करंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आउटपुट 220 का करंट अगर निकाल दिया है, चेक करने पर कैलमीटर में 220 का करंट बता रहा है, तो और इंडोर भी चल रहा है, 2 मिनट 3 मिनट वेट करें जब तक कि ब्लोअर ना चल जाए, जब तक कि आउटपुट सप्लाई निकाल ना दे पीसीबी। आउटपुट सप्लाई निकाल दिया और एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ, तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर बिल्कुल परफेक्ट है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी बाहर निकाल करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही चेक हो जाएगा। आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है 220 का, तो फिर समझ लीजिए कि पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि इंडोर बिल्कुल सही है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडोर चालू किया आपने, फिर इंडोर ट्रिप हो गया तुरंत, यानी कि आउटडोर का सप्लाई हमने निकाला हुआ है 2 वायर, और फिर भी फिर भी एमसीबी ट्रिप हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें मोटर की सप्लाई चेक करनी है। मोटर में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, पीसीबी के आउटपुट में कहीं तार शॉर्ट तो नहीं हो गया है पीसीबी में, ये हम चेक करेंगे। जो आउटपुट सप्लाई निकलता है ना पीसीबी से, उन 2 वायर को हम चेक करेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है आपस में, या फिर पीसीबी जल करके उसके जो प्रिंटिंग होते हैं, प्रिंटिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया है, रिले कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया है उसका पॉइंट। तो ये सब चेक करने के बाद, रिले का पॉइंट ऐसे शॉर्ट नहीं होता है, प्रिंटिंग में ही शॉर्ट होगा, या फिर 2 वायर निकल रहे हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, वहाँ पर शॉर्टिंग होगा, ये आप चेक कर लेंगे। इंडोर का काम खत्म हो गया। इंडोर में इतना ही चेक करना होता है, इंडोर का ब्लोअर मोटर। उसके बाद प्रिंटिंग आपको चेक करना है, प्रिंटिंग कहीं जल के शॉर्ट तो नहीं हुआ है हाई वोल्टेज एरिया के साइड में, या फिर आउटपुट सप्लाई जो 2 वायर निकल रहे हैं कमांड लाइन और एक न्यूट्रल निकल रहा है, वो कहीं शॉर्ट तो नहीं आपस में, ये आपने चेक कर लिया। इंडोर का काम फाइनल हो गया। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है इंडोर को हम फिक्स कर देंगे। अब हमें बात करनी है कि इंडोर तो क्लियर हो गया, इंडोर का सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है। उसके बाद हमें आउटडोर में अब चेक करना है। इंडोर चल गया मानिए,
और आउटडोर का जो 2 वायर है ना, कमांड लाइन और एक न्यूट्रल, दोनों को वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यानी कि आउटडोर का सप्लाई अब पहुंचने लगा है। अब इसके बाद ट्रिप होता है तो हमें क्या चेक करना है। अब कम्युनिकेशन वायर अगर थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी अंडरग्राउंड होता है, तो अंडरग्राउंड होने की वजह से क्या होता है कि हम अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है ना, पाइप के अंदर होता है और हम चेक नहीं कर पाते हैं उसको। तो सीधा हमें कैसे चेक करना है, आउटडोर को चेक करना है। वैसे कम्युनिकेशन वायर में जल्दी फॉल्ट नहीं होता है, अगर अंडरग्राउंड होता है तो जल्दी फॉल्ट नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। अगर बार बार कहीं होता है तो हो सकता है कि शॉर्ट हो गया, तो उसे हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा दिक्कत होता है कम्युनिकेशन वायर को चेक करना। अब हम डायरेक्ट आउटडोर को हम चेक करेंगे, आउटडोर को डायरेक्ट सप्लाई देंगे। तो आसान तरीका है, आउटडोर को एक एक्सटेंशन बोर्ड आपके पास होने चाहिए, आउटडोर को डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन सप्लाई देंगे, आउटडोर का फैन मोटर और कंप्रेसर चल जाएगा अगर सही होगा तो। अगर उसके बाद भी अगर ट्रिप हो जाता है एमसीबी, यानी कि जो एमसीबी आपके एक्सटेंशन बोर्ड में लगा होना चाहिए चेक करने के लिए, अगर फिर भी अगर ट्रिप हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर में शॉर्टिंग है, या फिर आउटडोर के कहीं सर्किट में शॉर्टिंग है, या तो आउटडोर फैन मोटर में शॉर्टिंग है। अब इसे कैसे चेक करना है, उसे चेक करने के लिए कंप्रेसर का टर्मिनल हमें उतार देना है। एक रनिंग का, तीनों ने उतार दें तो भी बेहतर होगा। तीनों टर्मिनल के वायर हमें उतार देना है, फिर उसके बाद चलाना है उसी सप्लाई में दे करके, आउटडोर में जो मेन सप्लाई होता है। अगर फैन मोटर चल गया तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर में फॉल्ट है, अगर फिर भी अगर ट्रिप हो गया तो फिर समझ लीजिए फैन मोटर में फॉल्टी है। फैन मोटर को चेक करेंगे और कंप्रेसर को सप्लाई दे, कंप्रेसर का जो टर्मिनल हमने निकाला उसे लगा देंगे। अब उसके बाद फिर से हमें चलाएँगे। फिर अगर आउटडोर का फैन मोटर निकाल दिया हमने, तो इसमें इन दोनों में ही फॉल्ट होगा, कहीं या तो आउटडोर फैन मोटर में, या तो कंप्रेसर के टर्मिनल में, या तो जो वायरिंग होता है आउटडोर में, थोड़ा सा वायरिंग होता है कैपेसिटर से लेकर के कंप्रेसर को, या फिर कैपेसिटर से लेकर फैन मोटर को, या फिर थोड़ा सा वायर होते हैं वहाँ पर जो इधर उधर सप्लाई दी जाती है कंप्रेसर को, फैन मोटर को। तो उस वायर में हम चेक करेंगे, उस वायर में कहीं कटा फिटा तो नहीं है, न्यूट्रल लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है। कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर लेंगे, आउटडोर का फैन मोटर चेक कर लेंगे, ये तरीका होता है। अब देखिए आउटडोर फिर भी अगर डायरेक्ट चलाने पर चल गया, ट्रिप नहीं हुआ, तो हम क्या चेक करेंगे। आउटडोर की बात तो ख़त्म हो गई चेक करने की। एक फैन मोटर होता है, एक होता है हमारा कंप्रेसर, और एक थोड़ा सा उसमें वायरिंग होता है, वही कंप्रेसर को और फैन मोटर को, उनको चेक कर लेंगे। उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब अगर फॉल्ट है तो उसे सॉल्व करना है, नहीं फॉल्ट है तो डायरेक्ट सप्लाई देंगे आउटडोर को। आउटडोर चल गया तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर भी चल गया है आपका, आउटडोर भी चल गया। अब हमें चेक कहाँ करना है, कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन अगर अंडरग्राउंड है तो दिक्कत होगी आपको चेक करने में, तो आपको पूरा कम्युनिकेशन वायर निकालना है। उसके बाद निकाल करके देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ से है, बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग मिल ही जाएगा। अगर उसमें कहीं फाल्टी है, कहीं जल करके शॉर्ट हो गया है, तो उसे आप नया वायर चेंज करें, या फिर वायर टेप लगा करके उसे फिक्स कर दें। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि इंडोर आपने डायरेक्ट चलाया चल गया, और आउटडोर डायरेक्ट चलाया चल गया, और कम्युनिकेशन वायर आपने न्यू चेंज कर दिया फिर भी ट्रिप हो रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपने सप्लाई सही दिया होगा इंडोर से लेकर के आउटडोर को, अगर आप सप्लाई सही है, कोई फॉल्ट नहीं है सप्लाई देने में, आपने न्यूट्रल की जगह लाइन, लाइन की जगह न्यूट्रल, या फिर अर्थिंग की जगह लाइन आपने दे दिया, ऐसा अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिस्टम चलेगा। तो ये होता है प्रोसेस चेक करने का। अगर इस तरह का फॉल्ट हो रहा है, एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एसी हो, चाहे 3 वायर वाला एसी हो, यानी कि 3 वायर वाला होगा तो फैन मीटर के लिए अलग होता है, एफ लिखा होता है, वी के लिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है, और कंप्रेसर के लिए सी लिखा होता है। 3 वायर जाते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो उस तरह से अगर होता है तो भी आपको फैन मोटर चेक करना है, कंप्रेसर चेक करना है, और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का वायर चेक करना है। इतना सा चेक करना होता है आपको, चाहे कोई भी एयर कंडीशनर हो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो क्यों होता है, डक्टेबल में भी बना रखा हूँ, और
मिनी होम एयर कंडीशनर जो होता है, रूम एयर कंडीशनर, उसमें भी मैं बना रखा हूँ प्रैक्टिकल कि अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उसे देख करके आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देखिए और सीखिए। एक 2 टन का स्प्लिट एसी है, आप देख सकते हैं ये, इसमें फॉल्ट है, इसका कंप्रेसर ख़राब है, जो कि आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल है ना, तीनों टर्मिनल के वायर हमने निकाले हुए हैं, तो अभी ये चल रहा है फ़ैन। पहले क्या हो रहा था, 30 एम्पियर लेकर के बंद हो रहा था कंप्रेसर और पूरा सिस्टम बंद हो रहा था। तो इस कंप्रेसर को हम चेंज करने वाले हैं, अभी रिप्लेस करते हैं। R410 कंप्रेसर है, तो कैसे करना है इसको देखिए। तो चलिए एसी को हम एमसीबी से बंद करके आते हैं, फिर कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं। तो हम एमसीबी को बंद कर चुके हैं। अब देखिए कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले कंप्रेसर अच्छी तरह से, क्योंकि ब्रेजिंग, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद कैपिलरी ब्रेजिंग करना होता है, तो उसके लिए आप ये जो कंप्रेसर के पीछे का, सामने का जो और ये साइड का जो कवर होता है, जो प्रोटेक्शन होता है, उसे खोल के निकाल देना चाहिए। तब हम कंप्रेसर को अच्छी तरह से निकाल कर उसे ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो इस कंप्रेसर को हम निकालते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये सक्शन लाइन है, क्योंकि ना मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय मैं वहाँ पर बोल नहीं सकता था, मैं जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, इसलिए मैं वहाँ पर वॉइस नहीं दे पाया, तो अलग से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस कहीं कहीं मैं अगर नहीं बोलता हूँ, नहीं समझाता हूँ, तो आप उसे समझ लीजिए। अब ब्रेजिंग लगाने से पहले, पाइप ब्रेजिंग से खोलने से पहले आप गैस को निकाल लें, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, इसको ध्यान में रखें, नहीं तो डेंजरस हो सकता है। तो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों को हम निकाल देंगे यहाँ से, पूरा गैस खोल देंगे, जो हमारा फ्लेयर नट है खोलेंगे, वहाँ से पूरा गैस बाहर निकल जाएगा। अभी डिस्चार्ज लाइन हम खोल रहे हैं, उसके बाद सक्शन लाइन को खोलेंगे। तो कहीं कहीं मैं वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, तो मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ अभी। तो यहाँ पर हम ब्रेजिंग की मदद से सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और कैपिलरी को हम यहाँ से छुड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि हम दूसरा कंप्रेसर लगा करके उसके बाद। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए। कॉपर पाइप को लाल होने दें, उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे बाहर की तरफ, वो निकल जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती खींचेंगे तो पाइप थोड़ा डैमेज हो जाएगा, बाद में आपको कट करके जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो दिक्कत होता है वहाँ पर। अब यहाँ पर हमने पुराना कंप्रेसर निकाल करके नया कंप्रेसर वहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पर हमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को ब्रेजिंग करके उसे हमें ब्रेजिंग करना है। अब देखिए सक्शन लाइन तो अच्छे से ब्रेजिंग हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज लाइन ब्रेजिंग होने में दिक्कत होता है। डिस्चार्ज लाइन जल्दी हीट ही नहीं होता है, तो सक्शन लाइन को कर लेने, उसके बाद फिर डिस्चार्ज लाइन को थोड़ा सा, इसका प्रेशर जो गैस का ब्रेजिंग का जो प्रेशर है उसे थोड़ा सा ज़्यादा करके फिर करना चाहिए। अभी देखिए कैसे हो रहा है। मैं इतना लंबा लंबा वॉइस नहीं बोलूँगा, आप बोर हो जाएंगे। मैं थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दूँगा वीडियो को, ताकि अच्छे से आप देख पाएँ कि ब्रेजिंग हो रहा है। उसके बाद लास्ट में गैस चार्जिंग जो मेन होता है वो हम समझेंगे, और कैपिलरी जो मेन होता है उसे समझेंगे अच्छे से।
अब यहाँ पर हम कैपिलरी की बात कर लेते हैं कि कैपिलरी जो आपने पुराना निकाला है उसी साइज़ को नाप करके आप नया कैपिलरी लगा सकते हैं। लेकिन पहले जो पुराना कैपिलरी कंपनी ने दिया था वो सिंगल कैपिलरी दिया था, तो वहाँ पर सिंगल कैपिलरी अब हम नहीं लगाएंगे, इसमें डबल कैपिलरी लगाएंगे, क्योंकि कंप्रेसर में थोड़ा सा यहाँ पर हाई पावर का कंप्रेसर लगाया हूँ। तो अब यहाँ पर कैपेसिटर की मदद से आप यहाँ पर रोल कर सकते हैं कैपिलरी को। उसके बाद इसे ब्रेजिंग करके इसे भी हम लगा देंगे। देखिए पहले हम ड्रायर फिल्टर और एक छोटा सा टुकड़ा कॉपर का वहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि कहीं कैपिलरी ब्लॉक हो गया या फिर क्या। ये सब देखिए यहाँ पर इस होल में से हम देख सकते हैं कैपिलरी को कि ब्लॉक नहीं हुआ है। उसके बाद आसानी से कभी कभी होता है कि कूलिंग नहीं आता है, कंप्रेसर ट्रिप होने लगता है, तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि शायद हो सकता है कैपिलरी हमारा चोक हो गया हो, ब्लॉक हो गया हो। इसलिए पहले ही आप इस तरह से बना लें। अब यहाँ पर देखिए कैपिलरी को हम कैसे लगाते हैं। जो ड्रायर फिल्टर की तरफ का हिस्सा है ना, अब देखिए कंडेंसर से जो आउटपुट निकलता है वहाँ पर डायरेक्ट हम ड्रायर फिल्टर को जॉइंट कर देते हैं, और दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो दूसरे वाले को हम सर्विस वाल्व में कनेक्ट कर देते हैं। जो लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हमें ब्रेजिंग कर देना है। ब्रेजिंग करने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपका पाइप फिक्स होना चाहिए बिल्कुल, ताकि ब्रेजिंग रॉड पिघल करके अंदर ना जाने पाए, पाइप ब्लॉक ना होने पाए। इसलिए हमें नोज प्लायर से या फिर इसे हम प्लास से उसे थोड़ा सा हम पाइप को दबा देंगे, ताकि ब्रेजिंग करते समय उसमें पिघल कर ना जाने पाए। अब देखिए इस तरह से हम इसे दबा देंगे, उसके बाद आसानी से ब्रेजिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर आप अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर भी हमने चेंज किया। जब भी कंप्रेसर चेंज करना चाहिए तो उसके साथ में कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर को भी चेंज कर देना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, बिल्कुल सिस्टम फिर नया जैसा हो जाए। तो पहले एक तरफ जो कंडेंसर से आउटपुट निकल रहा है ना, पहले उसे हम ब्रेजिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ना, वहाँ पर थोड़ा सा हम प्रेशर डाल करके देख लेंगे कि यहाँ पास हो रहा है अच्छे से। जब पास हो रहा है तो दूसरा हिस्सा भी, जो लिक्विड लाइन का जो सर्विस वाल्व है, उसे भी ब्रेजिंग कर देंगे। तो चलिए इसे हम ब्रेजिंग करते हैं, और वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। थोड़ा सा जहाँ बोरिंग रहेगा वहाँ पर मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि मैं कैमरा रख दिया था और मैं काम करता गया, कैमरा अपने आप वहाँ पर वीडियो शूट हो रहा था, तो इसलिए लंबा वीडियो हो गया है। इसलिए मैं फॉरवर्ड कर करके मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकल रहा है कंडेंसर से आउटपुट, वहाँ पर हमने
ड्रायर फिल्टर को ब्रेजिंग कर दिया है। अब यहाँ से एक पॉइंट को हम यहाँ से निकाल करके और गैस डाल करके थोड़ा सा हम प्रेशर देख लेंगे कि कितना प्रेशर फेंक रहा है, ब्लॉकिंग तो नहीं हुआ है, ताकि बाद में कन्फ्यूज ना होना पड़े। तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ, फाइनल काम करता हूँ इस तरह से, ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन हमें ना रहे कि हाँ कहीं हमारा ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं फाइनल करके मैं पूरा कवर, साइड कवर, टॉप कवर सब कुछ बंद करने के बाद एसी में चलाता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली फाइनली मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होता है, चाहे मैं कंप्रेसर चेंज करूं या फिर कैपिलरी चेंज करूं। इसलिए इस तरह से करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं पंच कर दिया था, इसलिए वो बैठ गया है उसमें। तो इसे निकाल कर उसके बाद हम प्रेशर डालेंगे, लिक्विड लाइन के रास्ते से, सक्शन लाइन के रास्ते से हम डालेंगे और पूरा कंडेंसर में घूम करके इसे कैपिलरी के रास्ते से बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक साइड हमने खुला रखा है और दूसरा साइड जो कंडेंसर से आउटपुट निकल रहा है, कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर हमने ब्रेजिंग कर दिया है। अब यहाँ से हम सक्शन लाइन के रास्ते से हम यहाँ पर डालेंगे गैस और पूरे कंप्रेसर से हो करके जाएगा कंडेंसर में, पूरे कंडेंसर से घूम करके फिर इस जो मैं छोड़ के रखा हूँ यहाँ से निकलेगा रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने तेज़ी से निकल रहा है, कहीं पाइप ब्लॉक तो नहीं हुआ है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से काम करना चाहिए। तो यहाँ से हम गैस को खोलेंगे, गैस डालेंगे थोड़ा सा। हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं है, अगर वर्कशॉप कंप्रेसर होता तो भी उससे अभी हम कर सकते थे, लेकिन हम गैस ही डालेंगे डायरेक्टली। तो इसे देखिए किस तरह से काम होता है। जो भी रेफ्रिजरेंट सिस्टम में डालना है उसी रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा डाल सकते हैं, डाल के यहाँ से दूसरे जो कैपिलरी है उसके रास्ते से निकालेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा हमें। उसके बाद इसे हम ब्रेजिंग कर देंगे। ब्रेजिंग करने के बाद एक काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें वैक्यूम करना, उसके बाद फ्लश तो क्या करना, फ्लश तो हो चुका है, वैक्यूम करना। उसके बाद फ्लश हमने नहीं किया सिस्टम में, क्योंकि फ्लश करने के लायक इसमें ऑयल कुछ है नहीं, मैं चेक कर लिया था पहले ही, इसलिए हम फ्लश नहीं करेंगे इसको। थोड़ा सा हम वैक्यूम की जगह थोड़ा सा करेंगे, जब पूरा सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा फ्लश करेंगे हम। तो कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। ये खुल चुका है हमारा गैस। अब यहाँ से हम यहाँ से देखिए सक्शन लाइन के रास्ते से डालेंगे और दूसरा जो सक्शन लाइन का जहाँ पर फ्लेयर नट जुड़ता है उसे हम बंद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए निकल रहा है, इसे हम बंद रखेंगे क्योंकि वहाँ से भी गैस निकलता है। अब यहाँ पर जब हमें लगेगा कि हाँ पूरा हमारा कैपिलरी पूरा क्लियर है, यहाँ से गैस निकल रहा है, उसके बाद हम इसे ब्रेजिंग कर देंगे। देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है, कितना तेज़ी से निकल रहा है। तो इसे हम खोल देते हैं। अब उसके बाद हम इसे ब्रेजिंग कर देते हैं, इसे साइड में रखते हैं। क्योंकि हमें वापस से फिर गैस चार्ज करना है, इसलिए हम सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद गेज के वाल्व को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम जो दूसरा हिस्सा हमारा बचा है उसे ब्रेजिंग करना है। तो यहाँ पर लगाते हैं और इसे हम ब्रेजिंग कर देते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी थोड़ा सा पंच कर देंगे ताकि जगह ना बचे, ब्रेजिंग पिघल करके, ब्रेजिंग रॉड जो पिघल करके अंदर ब्लॉक ना होने पाए, क्योंकि पाइप बहुत पतला है। इसलिए यहाँ से हम थोड़ा सा पंच कर देते हैं इसे। जब भी ब्रेजिंग करें तो आप इस तरह से ब्रेजिंग करें कि लीकेज होने के चांस ना हो। देखिए कितना मैं ब्रेजिंग किया हूँ, लेकिन एक भी जगह कहीं भी लीक नहीं मिलेगा। मैं लीक चेक करके दिखाऊंगा आपको, कहीं भी लीकेज नहीं मिलेगा आपको। इस तरह से यानी कि कॉपर पाइप को अच्छे से लाल करें, अच्छे से गर्म करें, ताकि ब्रेजिंग रॉड अच्छे से पिघल पाए वहाँ पर, ताकि कहीं भी लीकेज होने के चांस ना हो। अभी देखिए मैं इसे ब्रेजिंग करने के बाद लीकेज मैं चेक करके दिखाऊंगा, कहीं भी लीकेज नहीं मिलेगा।
आज तक 7 साल का रिकॉर्ड है जहां मैं ब्रेजिंग किया हूं। आज तक कहीं भी लीकेज नहीं मिला है, कहीं भी लीकेज नहीं मिला है जहां जहां मैं ब्रेजिंग किया हूं। अब यहाँ पर हम सक्शन लाइन को कनेक्ट कर देते हैं और डिस्चार्ज लाइन को खुला रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए कि वहाँ से हम गैस को पर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम पंप अभी यहाँ पे नहीं है, तो बिना वैक्यूम पंप के हम कैसे इसे वैक्यूम करेंगे, इसको भी समझिए। अच्छे से हम सक्शन लाइन को टाइट कर देंगे, क्योंकि सक्शन लाइन हमें खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन के रास्ते से गैस डालेंगे। उसके बाद अब यहाँ से गैस डालेंगे तो क्या होगा कि कंडेंसर में पूरा जितना भी कंडेंसर खाली है, उसके बाद कंडेंसर से हो करके पूरा रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलेगा। और उसके बाद ये लिक्विड लाइन का जो सर्विस वाल्व है यहाँ से निकलेगा और कुछ गैस इंडोर में चला जाएगा। इंडोर से हो करके घूम करके पूरा, और ये जो लिक्विड लाइन है ना, पतला वाला पाइप डिस्चार्ज लाइन, इसके रास्ते से वापस आएगा। यानी कि कुछ गैस आधा चला जाएगा आउटडोर में, आधा गैस चला जाएगा इंडोर में। तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से निकलेगा, और जो ये हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर के रास्ते से हो करके कंप्लीट गैस, उसके बाद पूरा यहाँ से निकलेगा सर्विस वाल्व से। अब देखिए ये कैसे करना है। तो इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे खुला रखेंगे। अभी हम गैस डालते हैं, उसके बाद देखिए किस तरह से बाहर निकलता है गैस। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ज़रूरत नहीं होती है वैक्यूम करने की। अगर सिस्टम सही होता है, नया होता है, तो अभी हमने कंप्रेसर इंस्टॉल किया है तो वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे, लेकिन वैक्यूम करना इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिए। वो तो हमारे पास नहीं है वैक्यूम पंप अभी, इसलिए हम बिना वैक्यूम के कैसे हम इसे करेंगे। देखिए इस तरह से, अगर आप इमरजेंसी है, वैक्यूम पंप नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँगा कि आप वैक्यूम पंप रखें हमेशा। मेरे पास बड़ा प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ ना, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वैक्यूम पंप ढोने का। वैसे भी इतना टूल्स होता है हमारे पास और गैस होता है, तो कहाँ कहाँ R22, R410, R32 गैस होता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए सक्शन लाइन के रास्ते से गैस जा रहा है अंदर, और डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से यहाँ से कंडेंसर से हो करके यहाँ से निकलेगा, और आधा गैस जो चला जाएगा इंडोर में, वो डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से यहाँ से निकलेगा। यहाँ से आधा गैस यहाँ से निकल रहा है, आधा गैस यहाँ से निकल रहा है, मतलब हमारा सिस्टम पूरा क्लियर हो रहा है। अब जब हम लगेगा हमें कि ठंडा हवा आने लगा है, यानी कि जो गैस का जो ठंडक है वो आने लगेगा, हाथ में लगा करके देखेंगे, तो उसके बाद हमें जल्दी जल्दी करके गैस चालू रहते ही, जो गैस निकल रहा है जो चालू रहते ही हमें जल्दी जल्दी डिस्चार्ज लाइन बंद कर देना है। डिस्चार्ज लाइन का जो फ्लेयर नट है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे चेक करेंगे जब ठंडा आ जाए। मैं तो कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम ज़रूर कर दें सिस्टम को। मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा, अगर एक दो कंप्रेसर सिस्टम ख़राब हो जाए, कंप्रेसर ख़राब हो जाए, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से काम करिए। मैं अगर अभी ये कंप्रेसर लगा रहा हूँ, फिर ख़राब हो जाए 4 दिन के बाद, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम लीकेज चेक करेंगे। इसमें प्रेशर डाल देंगे लगभग 100, 150, 200 PSI का। उसके बाद इसे हम लीकेज चेक करेंगे ऐसे ही। अब लिक्विड फॉर्म में हम गैस चार्ज करेंगे, क्योंकि R410 है, तो लिक्विड फॉर्म में हम गैस चार्ज कर देते हैं 100-200 PSI। उसके बाद हम लीकेज चेक करेंगे।
तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें सारे कवर बंद कर चुका हूँ, टॉप कवर, फ्रंट कवर, साइड कवर सब कुछ बंद कर दिया हूँ। क्लाइमेटर लगाया और इसमें स्टैंडिंग प्रेशर हमने 180 का हमने दे दिया है, 180 का, क्योंकि ये R410 है तो स्टैंडिंग प्रेशर हमने इतना दे दिया है। अब एसी को हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गैस इसमें हम चार्ज करते हैं। तो चलिए एसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैपिलरी हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने चेंज किया है, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका। तो एसी को हमने ऑन कर दिया है, जलते हैं ऊपर और 16 डिग्री टेम्परेचर पर हमने रखा है। तो यहाँ पे सप्लाई आने में थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, तब तक वेट कर लेते हैं। तो ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप 6 एम्पीयर ले रहा है ये, और ये देखिए गैस का प्रेशर नीचे जा रहा है और गैस सिलेंडर हमारा उल्टा है, उल्टा करके हम चार्ज कर रहे हैं। साठ का प्रेशर हुआ, अभी 120 का प्रेशर हम देने वाले हैं। एक 110 का प्रेशर हो चुका है, थोड़ी देर चलने देते हैं क्योंकि सक्शन चिल्ड हुआ है एकदम। यहाँ पर भी हल्का हल्का गर्म फेंक रहा है, तो थोड़ी देर चलने देते हैं इसको। 110 का प्रेशर हुआ है, R410 है, आप देख सकते हैं ये अमेरिकन गैस है और 5.8 एम्पियर ले रहा है। 6 एम्पियर के आसपास में लेना चाहिए। और डिस्चार्ज लाइन नॉर्मल हो गया है और सक्शन लाइन चिल्ड है बिल्कुल। थोड़ा नीचे चल करके देखते हैं कूलिंग कैसा दे रहा है। तो 110 का ही प्रेशर देने वाले हैं क्योंकि अभी नॉर्मल समय है, देख सकते हैं अभी टेम्परेचर डाउन है। तो टेम्परेचर डाउन है, ये सारे एसी जो देख रहे हैं ना, ये मेरे कॉन्टैक्ट में है। जितने भी एसी दिख रहे हैं सारे छत पे। अभी यहाँ पर 5 मिनट के बाद हम इंडोर को देख रहे हैं। बेस्ट कूलिंग कर रहा है, अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है कूलिंग में, परफेक्ट चल रहा है एकदम। कंप्रेसर हमने चेंज किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने चेंज किया है कैपिलरी, जो कि मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और 120 का ही 110 का ही प्रेशर दे करके हम छोड़ देते हैं। कूलिंग बेस्ट कर रहा है अभी। तो यहाँ पर आउटडोर में हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल कूलिंग परफेक्ट हो चुका है और हीटिंग भी सही दे रहा है। तो बस इतना सा प्रोसेस होता है कंप्रेसर चेंज करने का। और ये कैपिलरी हमने चेंज किया है, आप देख सकते हैं ये कैपिलरी, इसमें कंपनी ने सिंगल कैपिलरी लगा के दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने ड्यूल कैपिलरी। अब इस कैपिलरी के बारे में हम समझेंगे दूसरी वीडियो में कि किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, एसी के ऊपर, और चल रहा है अच्छा खासा। देखिए कंपनी ने कैसा कैपिलरी, कितना फ़िल्टर लगाया है। 3 फिल्टर यहीं पर दिख रहे हैं कैपिलरी में ही। कल मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि आप नॉर्मल एसी को, जो कूलिंग यूनिट होता है,
उसे आप हीटिंग और कूलिंग यूनिट कैसे बना सकते हैं। शायद उस वीडियो में कुछ पॉइंट मिस रह गए थे, कुछ हमारे दोस्त के समझ में नहीं आया था, इसलिए आज इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से मैं समझाऊंगा ताकि जितने नए हैं चाहे पुराने हैं सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप नॉर्मल एसी को हीटिंग और कूलिंग बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। सारे पाइप इसमें जॉइंट हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, यहाँ से इसका जॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जॉइंट है। आपको मैं ये बताया था, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 करके है और ये पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो को जा कर के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं समझाया हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मिस रह गए थे, उसको आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप नॉर्मल एसी को हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट बना सकते हैं। ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, इसमें लगा होता है, आप इधर देख सकते हैं, मैं पलट के दिखा दूँ, ये होता है सोलेनाइड वाल्व, यही काम करता है। इसमें 220 का करंट दिया जाता है, आप देख सकते हैं मैं टेप मार के रखा था ताकि कभी कभी होता क्या है कि कंप्रेसर हीटअप होता है, हीटअप होने की वजह से ये तार जल ना जाए, इसलिए इसके ऊपर मैं टेप मार के रखा था। इस सोलेनाइड वाल्व को 220 का करंट दिया जाता है तब ये वर्क करता है। लास्ट में ऐसा टिप्स मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम कर रहा है कि नहीं। लास्ट में छोटा सा आसान सा टिप्स है, मैं उसे बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं बिना इसको खोले, बिना तार निकाले, बिना आप आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और कैसे आप हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट बना सकते हैं ये लगा करके। वैसे तो नॉर्मल एसी में ये नहीं दिया जाता है, किसी इम्पोर्टेंट एसी में दिया जाता है जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट का और अलग से चार्ज किया जाता है। इसका वैसे तो शायद प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका प्राइस क्या है इंडिया में, लेकिन यहाँ तो 50 सऊदी रियाल का मिलता है। इसे लगा करके आप हीटिंग एंड कूलिंग बना सकते हैं। मैं इसलिए पाइप को मैं निकाला नहीं हूँ, क्योंकि एक एसी में क्या हुआ था कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब हो गया था और उस समय हमारे पास 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नया नहीं था। मैंने उस सिस्टम को सिर्फ कूलिंग बना दिया, नॉर्मल एसी बना दिया, इसलिए इस पाइप को मैं ऐसे रखा हूँ ताकि कभी भी फ्यूचर में उसे कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बनाना रहे तो मुझे आसान हो बनाने में। ये पाइप सिर्फ सीधा ले जाकर के जॉइंट कर देना है और आसानी से हीटिंग एंड कूलिंग बन जाएगा। अभी देखिए ये काम कैसे करता है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि ये पाइप निकाल करके इधर लगा दें, इधर का पाइप इधर लगा दें तो क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते। बीच वाला आप देख सकते हैं, बीच वाला कॉमन होता है। अब यहाँ से समझिए कि वैसे तो नॉर्मल एसी में क्या होता है, नॉर्मल एसी में डिस्चार्ज निकलता है कंप्रेसर से, उसके बाद कंडेंसर में जाता है। नॉर्मल एसी की बात कर रहा हूँ, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कैपिलरी के रास्ते, लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉयल में, कूलिंग कॉयल से वापस सक्शन लाइन यानी मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। लेकिन ये नॉर्मल एसी का साइकिल है। लेकिन अब समझिए साइकिल, तब आप लगाना और हीटिंग और कूलिंग यूनिट बनाना आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। डिस्चार्ज निकलता है कंप्रेसर से निकलता है, ये पतला पाइप है ना, ये आप देख सकते हैं जो डिस्चार्ज निकलता है, ये पतला पाइप के रास्ते से यहाँ से आप चला आता है इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं पीछे ही करके दिखाऊं, ऐसे करके तब समझ में आएगा। यहाँ से अब देखिए ये डिस्चार्ज लाइन जो निकलता है कंप्रेसर से सीधा इस रास्ते से, ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ता है डिस्चार्ज लाइन से, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है, यहाँ से इसके रास्ते से आ जाता है इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब देखिए यहाँ से कैसे काम करता है, इसको समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से निकल करके अब डिस्चार्ज के रास्ते से यहाँ से आ गया 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन बंद होता है, एक लाइन खुला रहता है। तो ये वाला लाइन अब यहाँ से आया, इसमें ये लाइन खुला हुआ है, ये वाला यहाँ से सीधा निकल करके चला जाएगा डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज यानी कि कंडेंसर में चला जाएगा। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व से होकर के कंडेंसर में चला जाएगा। अब कंडेंसर में जाएगा, वहाँ पर पूरा साइकिल करेगा, कंडेंसर में साइकिल करके कैपिलरी के रास्ते से, ये मैं अभी कूलिंग मोड की बात कर रहा हूँ, सिवाय 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा हुआ है फिर भी कूलिंग मोड की बात कर रहा हूँ। कूलिंग मोड पे जब काम करता है तो ये वाला खुला है पाइप, यहाँ से चला गया डिस्चार्ज कंडेंसर में साइकिल करके चला गया लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉयल में, इंडोर से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से कहाँ आता है,
ये पाइप आप देख सकते हैं ना, ये पाइप यहाँ पे आता है, वापस यहाँ से आता है, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से यू करके ऐसे बना रहता है। बीच में एक सफ़ेद कलर का एक वाल होता है जो एक बार इधर हो जाता है, एक बार इधर हो जाता है। तो जाने का रास्ता है ये वाला, यहाँ से कंडेंसर में जाता है। आने का रास्ता यहाँ से है, यहाँ से आया और आने का रास्ता खुला है यहाँ से, जाने का रास्ता यहाँ से खुला है। अभी चेंज कैसे होगा अभी मैं बताऊँगा। तो वापस इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में आ गया। तो यहाँ से इस तरह करके यू करके जैसे बना होता है। तो यहाँ से अब बीच वाला देख सकते हैं ना, बीच वाला जो सक्शन के रास्ते से सीधा आता है, नॉर्मल एसी में सीधा कंप्रेसर में चला जाता है। लेकिन 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो सीधा कंप्रेसर में नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। यहाँ से ये बीच वाला जो होता है हमेशा कॉमन होता है, बीच वाला यानी कि बीच वाले से हमेशा कंप्रेसर में जाकर के जुड़ा होता है। तो ये लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ। दोबारा डिस्चार्ज फेंका इस लाइन के रास्ते से, ये पतला वाला पाइप है, इस लाइन के रास्ते से यहाँ से आया इसमें, और यहाँ से सीधा नहीं गया, यहाँ से बंद है ये रास्ता, ये वाला रास्ता खुला है। अब यहाँ से सीधा चला गया कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर उसके बाद कूलिंग करके फिर वापस सक्शन लाइन के रास्ते से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आया यहाँ पे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ से फिर यू करके ऐसे बनता है, बीच वाले से सीधा चला जाता है कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर का है, ये चला गया कंप्रेसर में। ये साइकिल कंप्लीट हुआ कूलिंग मोड का। अब जब हीटिंग मोड पर हम करते हैं तो ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे काम करता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, इसमें 220 का करंट होता है। और मैं कल पीसीबी बता चुका हूँ कि किस तरह से पीसीबी आप बना सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग के लिए। पीसीबी में एक रिले लगेगा, उसके बाद आउटडोर के कनेक्टर में वी करके लिखा होगा, या फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। बना करके ये पॉइंट एक न्यूट्रल देंगे और एक जो वी जो रिले नया लगाएंगे हम पीसीबी में, उसमें से एक पॉइंट निकल करके आएगा, इसमें जुड़ेगा। जब हम रिमोट से हीटिंग मोड पर करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो सफ़ेद कलर का एक वार्सल कह सकते हैं कि प्लास्टिक का वो मजबूत है वो लगा होता है वाल, जो कि यहाँ से खिसक करके यहाँ चला जाता है। पहले यहाँ था, यहाँ से खिसक करके यहाँ चला गया। अब क्या हुआ हीटिंग मोड में, पहले तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से कंडेंसर में जा रहा था। अभी यहाँ से डिस्चार्ज निकल कर, डिस्चार्ज तो वही लाइन है, यहाँ पे आया। अब इसके बजाय इसमें ये कूलिंग कॉइल से जुड़ा हुआ है ना, जो सक्शन आ रहा है हमारा वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये रास्ता बंद हो गया फिर से, अब ये रास्ता चालू हो गया, क्योंकि जब हम 4 वे रिवर्सिंग वाल्व सोलेनॉइड वाल्व काम किया और खींच करके इधर कर दिया, अब ये रास्ता खुल गया, ये रास्ता बंद हो गया। अब जाने का रास्ता, अब देखिए यही होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कि रास्ता रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल देता है। पहले कंडेंसर में जा करके हीटिंग हो रहा था, हेड प्रेशर कंडेंसर बना रहा था, अब हेड प्रेशर कूलिंग कॉइल बनाएगा। कैसे, ये रास्ता खुला हुआ ना, यहाँ से चला गया अब सीधा सक्शन लाइन के रास्ते से। ये ध्यान रखिए, रास्ता अब उल्टा हो गया। पहले लिक्विड लाइन के रास्ते से, कूलिंग मोड पर लिक्विड लाइन के रास्ते से जाता है कूलिंग कॉइल में, लेकिन अब क्या होगा, अब सक्शन लाइन के रास्ते से जाएगा कूलिंग कॉइल में, सक्शन लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाएगा। और डिस्चार्ज लाइन जो होता है उस सक्शन बन गया, उसके रास्ते से वापस आएगा कंप्रेसर में। कैसे आएगा इसका भी रनिंग देख लीजिए। डिस्चार्ज फेंका कंप्रेसर, यहाँ से होके पतले पाइप के रास्ते से इसमें चला गया 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ से ये रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता सीधा सक्शन में जुड़ा होता है। सक्शन जो मोटा वाला पाइप होता है ना, मोटा वाला सर्विस वाल्व, उसमें जुड़ा होता है। यहाँ से चला गया सक्शन लाइन में। अब सक्शन लाइन में गया, कूलिंग कॉइल में पहले गया। अब कंडेंसर में पहले नहीं जाएगा, कूलिंग कॉइल में पहले जाएगा। कूलिंग कॉइल में गया, उसके बाद कूलिंग कॉइल में वहाँ पर हेड प्रेशर बनाया, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ, इसलिए वहाँ पर गर्मी हो गया। अब ज़्यादा रेफ्रिजरेंट वहाँ पर इकट्ठा क्यों हुआ ये भी मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जनरल नॉलेज है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एयर कंडीशनर के ऊपर काम कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पे तब आप काम कर सकते हैं। ये सब अगर जानेंगे तभी आप रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी फॉल्ट हो, रेफ्रिजरेंट, साइकिल या फिर कोई भी फॉल्ट हो, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से चला गया कूलिंग कॉइल में गया सक्शन लाइन के रास्ते से, वहाँ पर पूरा साइकिल करके फिर पतले पाइप के रास्ते से आया कैपिलरी में, कैपिलरी से हो करके फिर कंडेंसर में गया, कंडेंसर से हो करके इस लाइन में आ गया, क्योंकि ये लाइन जो जुड़ा है ना कंडेंसर में जुड़ा है।
तो इस यहाँ से आ गया, यहाँ से आया 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब बीच वाला हमेशा कॉमन होता है, बीच वाला हमेशा कंप्रेसर में जुड़ा होता है। यहाँ से आया, फिर यहाँ से होकर के यू बन करके चला गया कंप्रेसर में। ये साइकिल कंप्लीट हुआ। अब ये समझना है कि आखिर इंडोर में हेड प्रेशर कैसे बना लिया, फिर इंडोर में गर्मी कैसे आ गया, ये समझ लीजिए। जैसे मैं इसके पहले मैं वीडियो में बता रखा हूँ, रेफ्रिजरेंट को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। उस वीडियो को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस तरह से रेफ्रिजरेंट काम करता है। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो होता क्या है कि कैपिलरी ही एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा ब्रेकर है जो कि एक बार कंडेंसर को हेड प्रेशर बनाता है, एक बार कूलिंग कॉइल में हेड प्रेशर बनाता है, जिसको आप बनाना चाहें। वैसे तो नॉर्मल एसी जो होता है उसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है, तो उसमें कंडेंसर ही वहाँ पर हेड प्रेशर बनाता है। लेकिन अगर ये लगा है तो आप हीटिंग मोड पर लगाएंगे तो कूलिंग कॉइल में जाकर के हेड प्रेशर बनाएगा। कैसे? कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट गया, अब रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन के पतले पाइप के रास्ते से कैपिलरी में आया, कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके कंडेंसर में जा रहा है, यानी कि कैपिलरी रोक रहा है रेफ्रिजरेंट को। कहाँ? कूलिंग कॉइल में। पहले तो कंडेंसर में रोकता है, अब कूलिंग कॉइल में रोक रहा है रेफ्रिजरेंट को। जहाँ पर भी रेफ्रिजरेंट सबसे ज़्यादा इकट्ठा होगा वही हेड प्रेशर कहलाएगा, चाहे कूलिंग कॉइल में हो या फिर कंडेंसर में हो। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, तभी आप रेफ्रिजरेंट को समझ पाएंगे। कूलिंग कॉइल से लिक्विड लाइन के रास्ते से आया, कैपिलरी रास्ते में ब्रेक बन रहा है, इसलिए रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो रहा है कूलिंग कॉइल में, इसलिए वहाँ पर गर्मी हो रहा है, गर्म वहाँ पर हो रहा है, हीटअप हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब हीटअप होगा तो किस तरह से हीट एयर फेंकता है, किस तरह से कूल एयर फेंकता है, सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो कैपिलरी के रास्ते से चला गया कंडेंसर में, अब कंडेंसर से वापस यहाँ पर आया, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इस मोटे पाइप के रास्ते से चला गया कंप्रेसर में। ये साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से काम करता है। इस तरह से एक बार कंडेंसर में हीट करता है, एक बार कूलिंग कॉइल में हीट करता है, जिस मोड पर आप रखते हैं। अगर कूलिंग मोड पर रखते हैं तो कंडेंसर में हेड प्रेशर बनाएगा, अगर आप हीटिंग मोड पर रखते हैं तो कूलिंग कॉइल में हेड प्रेशर बनाएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसके बाद मैं इस तरह से एक और मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी, जिससे मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम के पास ले जाकर समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर आप कूलिंग यूनिट को आप हीटिंग एंड कूलिंग बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। आप सीधा जो सक्शन लाइन का पाइप जाता है कंप्रेसर में जुड़ता है, वहाँ पर कंप्रेसर में डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। डायरेक्ट आप बीच वाला जो होता है ना, ये आप इस तरह से पाइप कट करेंगे, मोटा सा 5/8 का पाइप है, इसको ध्यान में रख लीजिए। 5/8 का पाइप है, ये भी ये हमारा थोड़ा पतला है, ये 5/8 का नहीं है। तो आप कोई भी पाइप 5/8 का ही लगा सकते हैं, जो भी हो, जैसा भी पाइप बैठता है आप लगा सकते हैं। लेकिन 3/8 का पाइप, 3/8 से नीचे का नहीं लगाना है आपको, 1/2 का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको पाइप कट करना है और डायरेक्ट जो सक्शन आ रहा है, सक्शन डिस्चार्ज, पहले डिस्चार्ज से शुरू करते हैं। डिस्चार्ज जो कंप्रेसर से निकल रहा है यहाँ पर ला करके जोड़ना है। आप कैसे भी यू बेंड करके कैसे करके आप पाइप 1-1 फीट का 1.5 फीट का आप लगा दें। लगाने के बाद आप डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर जोड़ दें। ये यहाँ पर ये पतला वाला पाइप होता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व पूरे ग्लोबल में कहीं भी खरीदेंगे इसी तरह से 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होगा, ये ध्यान में रखिए। 1 2 3 पाइप होगा यहाँ पर और 1 पाइप होगा यहाँ पर। पूरे ग्लोबल में इसी तरह से 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है। आप आसानी से कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बना सकते हैं। तो डिस्चार्ज जो कंप्रेसर से निकलता है यहाँ पर आप ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप जो 3 पाइप होता है ना, तो बीच वाला यहाँ से निकाल करके कंप्रेसर में जोड़ना है, कंप्रेसर के सक्शन में। और यहाँ से जो ये पाइप निकल रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट वाला, ये पाइप यहाँ से निकाल करके आपको सीधा कंडेंसर में जोड़ देना है, कंडेंसर के इनपुट में। और आउटपुट निकल करके तो लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाता ही है। और जो वापस सक्शन आ रहा है ना, सक्शन को आप इस वाले में, राइट वाले में जोड़ेंगे, ये पाइप में। आप कैसे भी कट करके बेंड करके आप इस तरह से आप बनाना है, आपको बना लिए आप।
उसके बाद इस तरह से ज्वाइंट कर देना। बीच वाला कंप्रेसर में जोड़ना है, कंप्रेसर के सक्शन में, और लेफ्ट वाला आपको कंडेंसर में सीधा जोड़ना है, और ये वाला आपको जो सक्शन वापस रिटर्न आ रहा है यहाँ पर जोड़ना है, और बीच वाला कंप्रेसर में जोड़ देना है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर सप्लाई आपको देना है, 220 का करंट होता है, एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे और एक फेज सप्लाई देंगे जो कि आपके पीसीबी के रिले से निकलेगा। एक पर्सनल एक सप्लाई फॉर रिवर्सिंग वाल्व के लिए। पीसीबी में मैं दिखाया हूँ कि एक जगह खाली रहता है रिले लगाने का, वहाँ पर लगा करके अगर रिले दिया गया है तो आप वहाँ पर पॉइंट जोड़ सकते हैं, नहीं दिया गया है तो रिले एक लगा करके आप यहाँ पर से एक सप्लाई दे सकते हैं। इस तरह से आप कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।